नमस्कार, हल्ला बोल में आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। क्या योगी बांटने नहीं देंगे? क्या योगी बंटने नहीं देंगे? आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ का वो बयान कि बटेंगे तो कटेंगे। यहीं से हमने ये नाम रखा है शो का कि योगी बंटने नहीं देंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वो राह पकड़ ली है जिसमें वो बार बार उत्तर प्रदेश की जनता को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप बटिएगा तो फायदा किसी और को होगा। आज हल्ला बोल में यह मुद्दा इसलिए हमने चुना है क्योंकि अब अभी मुक्तेश्वरानंद के बहाने बीजेपी के सनातन संकल्प पर अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं। तो आज योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद, धर्मांतरण और सनातन को कमजोर करने वाले कालनेमी पर प्रहार किया। सवाल यह है कि अब अखिलेश की सनातनी थाप है तो क्या योगी का हिंदुओं को न बटने देने का एजेंडा साफ है? वैसे सनातन पर योगी बनाम अखिलेश के बीच सवाल उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोटों का भी है। मुसलमानों का मुस्लिम नेतृत्व का एजेंडा आगे बढ़ाकर असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार और महाराष्ट्र में मुस्लिम तबके में पैठ बढ़ाई है। हम आपको नंबर्स दिखाएंगे, आंकड़ों के साथ आज बात करेंगे कि आखिर समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, क्यों अंदर खाने ही, बाहर माने न माने, अंदर खाने उनको ये चिंता सता रही है कि जैसा बिहार में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, वैसे ही वोट परसेंटेज ओवैसी का अगर बढ़ा तो हम कहां टिकेंगे? क्या अगले साल उत्तर प्रदेश चुनाव में ओवैसी मुसलमानों के बीच फैक्टर बनेंगे? यूपी चुनाव पर अखिलेश की रणनीति बैठक इसी हफ्ते हुई, जिसके बाद एआईएमआईएम पर समाजवादी पार्टी से अलग अलग सुर उभरे। आज हम सीधा पूछ रहे हैं कि यूपी में अखिलेश ओवैसी होंगे साथ या होगा दो दो हाथ? और इसी के साथ क्या मुस्लिम वोट कटने का डर सता रहा है? लेकिन शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट। डेमोग्राफी बदलने की जो साजिश हो रही है, लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको रोकेंगे, सख्ती से रोकेंगे, जागरूक करेंगे परिवारों को संस्कारित करेंगे और संस्कारवान परिवार के माध्यम से एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण की दिशा में जो प्रवर्तमान अभियान है, इस अभियान में हम भी योगदान देंगे। यह हमारे योगियों को, पूज्य संतों को और समाज के जागरूक नागरिकों को इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। लव जिहाद के खिलाफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर सीधा मोर्चा खोला है। खास बात यह है कि इस अभियान में उन्होंने योगियों को और संतों को साथ जोड़ने की बात की है। योगी आदित्यनाथ का यह बयान ऐसे समय में आया है जब प्रयागराज में अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर छिड़े विवाद के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सनातन के सम्मान की बात करते नजर आ रहे हैं। पूजनीय शंकराचार्य हमारे विश्व गुरु से भी ऊपर हैं। ये अधिकारी कौन होते हैं उनसे पूछने वाले हैं। कल अधिकारी उनसे पूछे जो कुर्सी पे बैठे वो योगी हैं कि नहीं है। वो सर्टिफिकेट कहाँ से लेके आए योग का? उनके पास कौन सा सर्टिफिकेट है योग का? और हमने आपने देखा है जब वो योग कर रहे थे, एक टांग पे खड़े हो रहे थे, कितने डगमगा रहे थे। क्या उनको योगी आप कहोगे? वैसे जब अखिलेश ने सनातन पर योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा करने की रणनीति अपनाई है, तो इसी बीच समाजवादी पार्टी के मुस्लिम समीकरणों को कुरेदने का काम यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के बयान ने किया। जवाब देने में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने भी देरी नहीं की। केवल दो बात समझ लो, जब कभी जाए सपा वाले मिल जाए, केवल जाति आधारित पार्टियां हैं। अगर समाजवादी पार्टी को मुस्लिम समाज छोड़ दे तो ये 2% की पार्टी रह जाएगी, प्रधान नहीं जिता पाएगी। अब उनके बारे में तो क्या कहूँ, विभाग चला नहीं पा रहे, विभाग में कोई सुनवाई है नहीं, तो उल्टे सीधे जो बयान दे रहे हैं तो लगता है कि उनका इलाज की जरूरत है उनको। समाजवादी पार्टी के मुस्लिम आधार पर बीजेपी को तो जवाब दे दिया गया, लेकिन असली सवाल यह है कि अगर मुस्लिमों का एक वर्ग बिहार और महाराष्ट्र की तरह उत्तर प्रदेश में भी एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी के प्रभाव में आया, तब समाजवादी पार्टी क्या करेगी? मंगलवार को अखिलेश यादव ने अपने सांसदों के साथ 2027 के यूपी चुनाव पर बैठक की थी। यूपी में एआईएमआईएम से हाथ मिलाने की नीति अपनाई जाए या मुकाबला किया जाए, इस पर समाजवादी पार्टी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले। ये बता दीजिए, क्या एमआईएम का नाम आया बैठक में? इतना बता दीजिए बस। आप बहुत लोकतांत्रिक हैं। मैंने कहा ना, मैंने कहा तो आप कि पीडीए की लड़ाई में जो आ गया साथ उसका स्वागत किया जाएगा। एमआईएम भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन हरा रहा है। कोई जरूरत है आप लोग को एमआईएम की?
जरूरत है आप लोग को एमआईएम की या आप लोग? नहीं, कोई जरूरत नहीं। 2025 में बिहार चुनाव के पहले एआईएमआईएम ने महागठबंधन के सामने गठबंधन का प्रस्ताव रखा था। ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताकर खारिज करने वाले महागठबंधन को बिहार के सीमांचल में इसका नुकसान हुआ। साफ तौर पर एआईएमआईएम मुस्लिमों के हाथ में, मुस्लिमों के नेतृत्व का दांव चलकर सेकुलर कही जाने वाली पार्टियों के वोट बैंक में सेंध लगा रही है। आज तक ब्यूरो। कितनी सेंध लगेगी वो तो देखना होगा, लेकिन आप समझ गए होंगे जिसे कहा जाता है चुनावी वातावरण। वो वातावरण पूरी तरह से अब एक रंग में रंगता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें धर्मांतरण का मुद्दा योगी आदित्यनाथ बढ़ चढ़कर उठा रहे हैं। तो इधर अंदर खाने चाहे अखिलेश जी की पार्टी माने कि न, अखिलेश प्रताप सिंह जी जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी से, उनकी पार्टी माने ना माने, आशुतोष वर्मा जो कि समाजवादी पार्टी का पक्ष है, उनकी पार्टी माने ना माने, लेकिन अंदर खाने चर्चा हो रही है। और उनके सांसद हमारे रिपोर्टर्स को भी बता रहे हैं कि एआईएमआईएम को लेकर एक चिंता है। वारिस पठान इस बात से बहुत खुश हो, उससे पहले शिवपाल यादव ने बता ही दिया कि ज्यादा खुश मत होइए, हमें आपकी जरूरत है नहीं। सुधांशु त्रिवेदी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के और सांसद बीजेपी के हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। बाकी मेहमानों से मैंने परिचय करा ही दिया है। मलुक नागर जी आरएलडी का पक्ष रखेंगे, लेकिन सुधांशु जी मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। चूंकि धर्मांतरण का मुद्दा इतना बढ़ चढ़ कर उठा रहे हैं और उस पर कई कदम भी उठाए, कुछ डेटा है आपके पास कि ये यूपी का इतना बड़ा इशू क्या वाकई बन गया है? कुछ पॉकेट्स में अलग अलग जगहों की बात है, या ये वाकई इतना बड़ा मुद्दा है कि मुख्यमंत्री इसे उठा रहे हैं? कोई डेटा है आपके पास? देखिए, डाटा तो एकदम सामने है, और अगर सामने दिखे, किसी को दिखाई ना पड़ रहा हो, तो उसे अपनी नजर का इलाज करना चाहिए। जब भारत आजाद हुआ तो उत्तर प्रदेश में 14% मुसलमान था। आज कितना है? 20%। अपने आप ऑफिशियली बोलते हैं 18 कुछ प्रतिशत। अब इस डाटा में किसी को बहस की गुंजाइश तो है नहीं, और इतना भारी हो चुका है कि 2007 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया था जिसने कहा था कि अल्पसंख्यक की परिभाषा को, जस्टिस शंभुनाथ श्रीवास्तव जी ने दिया था, उन्होंने कहा था अल्पसंख्यक को परिभाषित करना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पे कौन अल्पसंख्यक है, राज्य में कौन, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों का हवाला देके कहा जहां 40%, 45%, कहीं कहीं 50%, रामपुर में 50% से ज्यादा, शहर में 70% जो जनसंख्या है उसे अल्पसंख्यक कैसे कहा जा सकता है? ये ठीक है कि बाद में उस समय कांग्रेस की सरकार थी तो वो सुप्रीम कोर्ट गए और उस चीज के ऊपर स्टे लगवा दिया, स्टे हो गया, वो एक अलग बात थी। अब भारत में देख लीजिए, 9% मुसलमान था आजादी के समय। 2011 में ऑफिशियली 15% है। आइए पश्चिम बंगाल जहां चुनाव हो रहा है वहां 19-18% मुसलमान था, आज ऑफिशियली 30% है। अब इसके बाद भी किसी को दिखाई ना पड़ रहा हो तो जानते हैं किसको दिखाई नहीं पड़ता अंजना जी? वो कट्टरपंथी जिनके लिए मजहब मुल्क से ऊपर है, उनकी संगत में बैठते बैठते उन लोगों की मति भ्रष्ट हो जाती, उन्हें जाति धर्म से ऊपर नजर आने लगती है। और हश्र क्या होता है ये भी अच्छी तरीके समझे। फिर मैं कह रहा हूं, जो कहते हैं मजहब मुल्क से ऊपर है, उनकी संगत में बैठने वालों को जाति धर्म से ऊपर नजर आने लगती है। और उसके बाद का परिणाम क्या होता है ये अपनी आंखों से देखना चाहिए कि जिस इलाके में, यही उत्तर प्रदेश है, मैं याद दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ये 100 साल पुरानी गलती दोहरा रहे हैं। 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टेड की मांग स्वीकार कर ली गई थी, और वही इलाके बाद में जाके पाकिस्तान बने, और यही लखनऊ है। 1946 के चुनाव में कांग्रेस ने कितनी चिरौरी की, उसने मुस्लिम परस्ती के आगे कितने घुटने टेके। 1913 में वक्फ बोर्ड एक्ट माना, 1916 में उन्होंने सेपरेट इलेक्टेड मान लिए, उन्होंने सोचा शायद अब शांति हो जाएगी। फिर खलीफत का समर्थन किया 1920 में, सोचा शायद अब शांति हो जाएगी। फिर जिन्ना ने कहा महात्मा गांधी को महात्मा नहीं बोलेंगे, चल भाई वो भी मान लिया, शायद अब शांति हो जाएगी। फिर वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, शायद अब शांति हो जाएगी, मगर नहीं हुई। 1946 के इलेक्शन में 73 सीटें थी जो कि मुस्लिम इलेक्टोरेट थे, उसमें 64 जीती मुस्लिम लीग ने। 95% वोट मिले मुस्लिम लीग को, कांग्रेस को छोड़ दिया। तो बहुत साफ है, जिन्ना आधुनिक अवतार हैं कि आधुनिक अवतार हैं ओवैसी। और अब वो तो कहने लगे कब तक हम दरी बिछाएंगे, अब दरी खींचेंगे नीचे से। उन्होंने बिहार में कहा कि भाई जब मुकेश सहनी जी को डिप्टी सीएम बनाया गया तो उन्होंने क्या कहा, यदि 2.5% समाज, बल्ला समाज 2.5% है, उसका डिप्टी सीएम बनेगा, तो जिस 20% के दम पे आप पूरी राजनीति कर रहे हो उसका क्यों नहीं बनेगा? यही सवाल यहां पे उठेगा। कोई गलत फहमी मत रखिए,
मुस्लिम समाज के कट्टरपंथियों का एजेंडा बहुत क्लियर है 100-125 साल से। आप गलत फहमी में हैं और आपको यह लगता है, या यूं कहें कि आप जानते हुए, हमारा एक दौर था, हमारे नेता ऐसे थे जो अपनी जान देते थे कि मेरी भविष्य की पीढ़ियां राज करेंगी। आज के नेता वो हैं जो सोचते हैं मैं अभी राज कर लूं, मेरी आने वाली पीढ़ियां मरेंगी तो मरने देंगी। तो इसे कहावत होती आंखों देखी मक्खी निगलना, और ये होता आंखों देखा बिच्छू निगलना। ठीक है आशुतोष वर्मा जी, जो कदम उठा रहे हैं योगी जी वो हम बता देते हैं अपने दर्शकों को। लव जिहाद के खिलाफ 2020 में लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश आया, फिर कानून बना। छांगुर बाबा के नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई की गई। केजीएमयू लव जिहाद केस की जांच में यूपी एसटीएफ बेहद सक्रिय है। 835 केस दर्ज किए गए हैं और 98% जो मामले हैं उसमें चार्जशीट दाखिल किए। अगस्त 2024 तक जो डेटा है। लेकिन आप आते हैं उस मुद्दे पर जिस पर आपकी पार्टी चिंतित दिखाई दे रही है। मुझे नहीं पता आप ऑन एयर मानेंगे या नहीं, लेकिन जब 41 सांसदों के साथ अखिलेश यादव जी ने बैठक की, वहीं से खबर आई कि चिंता ये जग रही है। एक बार पूरे परफॉर्मेंस दिखाते हैं ओवैसी की अपने दर्शकों को। 28 सीटों पर ये जो बिहार में ओवैसी फैक्टर था कि ये क्यों चिंता का सबब बन रहा है, उनका वोट परसेंटेज, मुस्लिम वोट के भरोसे कौन कौन है और किस किस को डर सुरा रहा है। तो सबसे पहले बिहार चुनाव 2025 जिसमें 5 सीटें उनको मिलती हैं और लगभग 2.25% वोट उनको बिहार में मिला। ये धीरे धीरे उनका जो इजाफा हो रहा है और ये माना जाता है कि उनको मुस्लिम वोट ही मिलता है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव, जहां पर पूरे महाराष्ट्र की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ बीएमसी नहीं, जहां पर उनकी सीटें हमने आपको दिखा दी, 125 सीटें आई। अब बीएमसी में देखिए, अकेले बीएमसी में 8 सीटें आई, ठाणे में 5 सीटें आई। आइए महाराष्ट्र पर, ये देखिए 125 सीटें निकाय चुनाव में जीती उन्होंने महाराष्ट्र में। पिछली बार 81 जीती थी, 81 से 125 हुआ है। बीएमसी में 8, 5 सीटें ठाणे, 33 सीटें छत्रपति संभाजी नगर, 8 सीटें सोलापुर, नागपुर में 6 सीटें, अकोला में 3 सीटें, 2 सीटें अहिल्यानगर में, जालना में 2 सीटें। और उसके बाद से आ जाइए आप हैदराबाद से निकलकर पूरे देश तक जो उनका ट्रैकर है वो अपने दर्शकों को दिखाते हैं। 2021 के बंगाल चुनाव में 6 सीटें लड़े थे, 0.02% वोट आया। यूपी चुनाव में देखिए 2022 में उनको सीटें नहीं आई, 0.49% वोट आया। तेलंगाना चुनाव में वो बढ़ते बढ़ते कैसे 2.22% वोट पर पहुंचे, 7 सीटें आई 9 में से। उसके बाद आ जाइए बिहार चुनाव, जहां पर उनको लगभग 0.2% वोट मिला है। तो उतार चढ़ाव अलग अलग चुनाव में उनका दिख रहा है। यही हम बताना चाह रहे हैं। ये चिंता की बात आपके लिए है या नहीं है आशुतोष जी? खबर तो आई कि आपके कुछ सांसदों ने मुद्दा उठाया कि ओवैसी फैक्टर हमको नुकसान तो नहीं पहुंचा देगा मुस्लिम वोट कट कर। धन्यवाद चित्रा जी। चित्रा जी देखिए, हम एक राजनीतिक पार्टी हैं तो हम जाहिर सी बात है कि सारे पार्टियों के बारे में एक सेकंड दिखाइएगा आशुतोष जी, आप बेखबर हैं, आप किस चैनल पे बैठे हैं? आप आज तक पर बैठे हैं और आपके साथ अंजना ओम कश्यप बैठे हैं। माफ कीजिएगा, आई एम सॉरी, हमने आपको बाखबर कर दिया बस। चलिए बताइए। माफ कीजिएगा अंजना जी। तो हम इस बात को बता दें कि एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते और जब हम लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं तो सारे सांसदों के साथ में हम लोग हर तरीके की बात करते हैं। किस क्षेत्र में, किस जगह पे, कहाँ पे कितना वोट मिला है, 22 में क्या था, 24 में क्या है और 27 में क्या रहेगा। और सभी हमारे सांसद क्षेत्र में रहते हैं, उनके बारे में वो, चाहे वो ओवैसी की पार्टी हो, चाहे वो राजभर की पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी के, चाहे बीजेपी हो, हम हर पहलू पे बात करते हैं। और शायद यही हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक तरीका है। माननीय अखिलेश यादव ने सबसे राय ली, वहां पे एक बात निकल के आई कि ओवैसी की पार्टी में अभी हाल ही के चुनाव में बिहार में और महाराष्ट्र कुछ, हम उस पर जरूर बात करते हैं। लेकिन क्या ये बात करना सिर्फ ये दिखाता है कि हम घबरा गए? ये कतई नहीं होता है। हम अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। हम कोई साजिश नहीं है, लेकिन आपकी आवाज कट रही है, फ्रीज हो रहा है, आपका जो फीड है ना वो फ्रीज हो रहा है। वारिस पठान, खुश तो बड़े होंगे आप कि आपकी चर्चा हो रही है, लेकिन फिर ये भी एक सच्चाई है कि शिवपाल यादव बाहर आए और बोले हो गया, हमको इनकी जरूरत नहीं है। इसके बाद अखिलेश जी फौरन आ रही है। देखिए अंजना जी, अभी मुसलमानों ने डिसाइड कर लिया है तमाम ने कि अब
अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, ये जो चैंपियंस ऑफ सेकुलरिज्म ने इतने बरसों से हमारा जो वोट लिया, इख्तियार पर बैठे कुछ काम नहीं किया, अब उनको टाटा बाय बाय। आप उसी के साथ जाएंगे जो हमारे हिस्सेदारी की बात करेगा, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करेगा, हमारा डेवलपमेंट विकास के लिए आगे बढ़ेगा, कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा रहेगा, उसी के साथ जा रहा है। उसका नतीजा आपने देखा पूरे बिहार के अंदर। अब 26 पे लड़े, 5 पे जीते। हमने वहां भी कहा था साथ में आओ, अलायंस करेंगे, सेकुलर वोटों का विभाजन ना हो, आओ मिलके बीजेपी को हराएंगे। नहीं आए, हम 26 पे लड़ के 5 तो ऐसा ही जीत गए। हमने 6 तो मांगा ही था। महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे आप देख लो, इसके पहले जब नगर परिषद का चुनाव आया 85 पे वहां जीत गए। अब अभी जो नगर इसका चुनाव है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पूरे महाराष्ट्र में 125 सीटों के ऊपर जीते। और यकीन मानो अंजना जी, 125 में से 6 हमारे नॉन मुस्लिम हिंदू भाई बहन जीते हुए हैं। यानी हमको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम लोगों ने वोट दिया। उतना ही नहीं, आपको याद दिला दूं, मुंबई के अंदर हमने जिसको बीएमसी इतनी बड़ी जो 75,000 करोड़ का बजट वाली है, वहां पे जिसको गठ नेता बनाया ना, हमारा नॉन मुस्लिम भाई विजय उबाले को हमने बनाया। चलिए बताइए, कोई है इनमें ताकत? क्योंकि लोगों ने मान लिया असद ओवैसी साहब को अपना नेता, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पार्टी मान लिया विकल्प के तौर पर। यही एक वो पार्टी है जो हमारा काम करने में विश्वास रखती है, मानती है। इसीलिए समाजवादी पार्टी का बोलने वाला गढ़, जो गढ़ था उनका, इतने 25 साल से गोवंडी पूरा टाइट टाइफिस पूरा सुपड़ा साफ कर दिया। 6 कैसे पार्षद हमारे वहां से जीत गए। समाजवादी की साइकिल के दोनों टायर पंक्चर कर दिया, हैंडल को कूड़ेदान में उठाकर फेंक दिया। ड्रग मुक्त डेवलपमेंट वहां पे करेंगे हम पूरी तरह से। गोवंडी की आवाम ने जनता का फैसला सुना दिया। और बिल्कुल यकीनन बात है कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। लोगों के पेट में तो दर्द शुरू हो गया इनके। अब बैगिंग बोलने के किसी के पास नहीं जाएंगे, आना है साथ में, आइए बराबर से बात करेंगे अलायंस की, और जो भी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता डिसाइड करेंगे उसके ऊपर होगा। अब ये नहीं कि आपसे कोई हाथ क्यों नहीं मिलाता है? दिखाइए इनको, वारिस जी को। वारिस जी, आपसे कोई हाथ क्यों नहीं मिलाता है? आपसे कोई हाथ क्यों नहीं मिलाता? हाथ मिलाते हैं नहीं, कोई नहीं मिलाता। अरे आपसे नहीं मिलाता है, क्यों नहीं मिलाता है? कोई वजह होगी ना। अरे जब आईने के सामने जाते होंगे, अरे नहीं मिलाते, क्यों नहीं मिलाते? क्या गड़बड़ है? कब तो सोचते होंगे हम में क्या ऐसा है? अरे वजह भैया, अरे ये आपने अहंकार, ये अपने अहंकार, घमंड, गुरूर में चूर है, उनको चूर रहने दो। हम जमीनी तौर के ऊपर अपना काम करते हैं, पूरी जगहों के ऊपर हमारी पूरी कमेटियां बन गई है। ठीक है, आशुतोष जी एक रिस्पांस देना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं आपका टायर पंचर करते रहते हैं वो साइकिल का। छोटा सा रिस्पांस, फिर मैं जाऊंगी अखिलेश जी के पास। नहीं अंजना जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी पहले से ही तैयार है। 2024 में एआईएम लड़ी तो थी, कितने % वोट पाए, और 2022 में कितने % वोट पाए, जरा अपनी हकीकत देखें। और क्या ये पूरी दुनिया नहीं जानती है कि एआईएम जो है वो उनके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता के पीछे भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से बुलडोजर लेके पीछे पड़ी हुई है। जब लगातार नहीं करते इसमें कार्रवाई नहीं होती। आज हमारे पास समाजवादी पार्टी नहीं करते इसमें कार्रवाई नहीं होती भाई। व्हाइट कॉलर लोग हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं। देखिए ये शुरुआत की कहानी है। समाजवादी पार्टी अपने आप से मजबूत है। हमारे पास काला धंधा गोरे लोग नहीं है भाई, क्लीन काम करते हैं। नहीं वारिस भाई, आपके ऊपर नहीं कह रहे, लेकिन आप ये बताइए कि आप चुनाव लड़ते हैं, तेलंगाना में आप तक सरकार क्यों नहीं बना पाए? जरा बताइए, हैदराबाद में सरकार क्यों नहीं बना पाए? लेकिन आपको वही जरूरत कहां पड़ती है जहां पर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हैं। आप पहुंचते हैं बिहार में। अच्छा, समाजवादी पार्टी तय करेगी कि कौन सी पार्टी कहां चुनाव लड़ेगी? क्या मजबूत? नहीं, ये तो आशुतोष जी सबसे सबसे जो जिसको कहते हैं बोगस दलील यही होती है कि वो जानबूझ के यूपी आ रहे हैं। अरे दिल्ली में कौन सा वो आए थे? दिल्ली में थोड़ी चुनाव लड़े थे, बीजेपी जीत गई। अनेकों राज्य हैं जहां वो नहीं लड़ते हैं। मैं कह रहा हूं जहां पे भाजपा कांग्रेस सीधे है वहां नहीं लड़ते, ये जाके राजस्थान में नहीं लड़ेंगे। क्यों आपको आम आदमी पार्टी नहीं दिख रही है? क्षेत्रीय दल है इतनी बड़ी, जहां पे क्षेत्रीय दल मजबूत है। आम आदमी पार्टी है कहां पर है? अखिलेश जी, आज तो आशुतोष जी आपको दिल्ली में भी मजबूत कह रहे हैं, चाहे सीटें आए ना आए। लेकिन बड़ा सवाल आज क्या ये बन गया है कि आज कांग्रेस पार्टी के नेता हो या फिर समाजवादी पार्टी के अंदर खेमे जो ग्राउंड पर लोग हैं, वो ये चिंता कर रहे हैं कि वोट तो ये काटते हैं, कई सीटों पर इनका वोट जो है वो मार्जिन ऑफ विक्ट्री से ज्यादा होता है। अंजना जी, आपने इस बहस की शुरुआत की एक महत्वपूर्ण विषय से कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि हमारी डेमोग्राफी और धर्म परिवर्तन ज्यादा जोर से हो रहा है। 10 साल से ये सुना जा रहा है, और इस तरह के झूठे बात या इस तरह का खौफ दिखा करके एक्चुअल में धर्मस्थलों का परिवर्तन किया जा रहा है, धर्माचार्यों का परिवर्तन किया जा रहा है, और धर्माचार्यों से बदला लिया जा रहा है।
डेमोग्राफी बदलने से ज्यादा इनका ध्येय है 835 केस दर्ज हुआ, ये सारे फर्जी केस है अखिलेश जी। 835 केस दर्ज हुआ है और 98% में चार्जशीट दाखिल हुई है, सब फर्जी है धर्मांतरण के केस। कब होते थे कब नहीं होते थे, हम जो बात कर रहे हैं उसकी आड़ में कितने मंदिर तोड़े गए, क्या फैक्ट नहीं है क्या? कितने हमारे पौराणिक काशी, जिसकी अपनी एक पुरातत्व का महत्व है, उसको समाप्त किया जा रहा है। काशी की डेमोक्रेसी बदली जा रही है, अयोध्या की डेमोक्रेसी बदली जा रही है। दिल्ली में आरएसएस के कार्यालय की पार्किंग के लिए 250 वर्ष पुराना हनुमान मंदिर तोड़ा जा रहा है। शंकराचार्य से पूछा जा रहा है कि आप प्रूफ दीजिए। ये जो इनके साथ नहीं है उनको बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है और हमारे पौराणिक स्थलों को बदला जा रहा है और ध्यान भटकाने के लिए डेमोग्राफी बदली जा रही है, फला बदली जा रही है। क्या किया अभी तक भैया? 11 साल हो गए, कौन से कदम उठाए हो, कौन से चीजें ऐसी लेके आओ जिससे आप कंट्रोल करना चाहते रहो? लेकिन नहीं है। आज शंकराचार्य या सनातन धर्म के लोग गौ हत्या बंद करने की बात कर रहे हैं। सारे गौ हत्यारे जो गौ मांस का व्यापार करते हैं, जिनसे चंदा खाते हैं ये लोग, ये सब पीछे पड़ गए उन लोगों के जो गौ हत्या के बंद करने की मांग कर रहे हैं। क्यों सारे ट्रोल पीछे पड़े हैं? क्यों नहीं सरकार कहती है कि हाँ गौ हत्या बंद होनी चाहिए? हमारे आदरणीय गृह मंत्री जो प्रधानमंत्री जो मैंने सवाल पूछा उस पर भी आ जाइए, जो मैंने सवाल पूछा उस पर भी आ जाइए, उस पर भी आ रहा हूं। देखिए आइए पहुंचिए। बीजेपी एकदम 24 में बीजेपी हाफ थी, 27 में उत्तर प्रदेश से बीजेपी साफ होगी। कुछ नहीं दिख गया। ये गौ हत्यारे हैं, ये छद्म हिंदू हैं, ये संत विरोधी हैं, ये सनातन विरोधी हैं, ये हमारे पूजा स्थलों को ध्वस्त कर रहे हैं। जो काम अंग्रेज और औरंगजेबों ने नहीं किया वो काम ये कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का कोई इनको वोट देगा? कौन वोट देगा इनको? किस बात का वोट देगा? सिर्फ कहने को? सब पोल खुल चुकी है इन लोगों की। किस तरह से हम मर्यादित बातें कर रहे हैं। जी अखिलेश जी की पार्टी वैसे ऐसा दावा कि बीजेपी साफ बिहार में भी कर रही थी, दिल्ली में भी कर रही थी। मलुक जी। अंजना जी, अखिलेश जी हमारे व्यक्तिगत स्तर पे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बट ये तो विषय से ही भटक रहे हैं। बात हो रही है मुसलमानों की, बात हो रही है जो ओवैसी साहब की पार्टी की। अगर सही पूछो तो संविधान के अनुसार जहां जरूरत पड़ती है मुसलमानों के लिए, हम भी आपके नेशनल टेलीविजन पे बैठ के कह रहे हैं हम साथ खड़े हैं। और ये जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं, ये जरूरत पड़ने पे जहां जैसे तरह हमने मुसलमानों के लिए कई हिंदुओं की बात आती है तो ये मुंह में दही जमा के बैठ जाते हैं। कांवड़ यात्रा निकलती है, अंडों की दुकान, मीट की दुकान की वकालत करते हैं। अगर असली बात पे जाएं तो 1947 से लेके जो मुसलमान भाइयों की हर जगह 24.5% हिस्सेदारी थी, जजेज में, सरकारी नौकरियों में, व्यापार में, किसी भी क्षेत्र में, अब वो 2014 तक आते आते 1.5% रह गई और 14 के बाद में आज 2026 तक वो वापस 4.5% पहुंच गई है। तो हमें भी वोट मिलता है। तो ये जो मुसलमान भाई हैं हमारे, उनको ये लगता है, ये सुन देगा बीच में नहीं। अंजना जी रोको जरा इनको प्लीज। अंजना जी इनका माइक बंद कराओ जरा प्लीज। इनके बीच में मैं बोलूंगा, फिर ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, जानता, फिर इसको बोलने नहीं दूंगा। फिर मैं खुद ही दोस्त कहते हैं, खुद ही लड़ते हैं और हथियार हमको कहते हैं माइक बंद करने। इनको बोलिए। मैं तो बस इतना पूछ रहा हूँ, स्रोत बता। नहीं तो मैं क्या कहूँ, जब ये बीच में बोलेंगे तो मैं मेरी जब ये बोल रहे थे मैंने बीच में बिल्कुल नहीं बोला। मैं कह रहा हूँ कि ये वोट लेते रहे, पिछड़ों की, दलितों की और मुसलमानों की शोषण करते रहे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्री पर 600 किलोमीटर दलित मुसलमान है। जब 370 हटा उन्होंने खुशियां मनाई, वो इनको किसी भी तरह तैयार नहीं है झेलने के लिए अब। और जहां ओवैसी साहब है जो पार्लियामेंट में बोलते हैं पिछड़ों की, दलितों की, अकलियत समाज की जब बात रखते हैं तो उनकी स्थिति ऐसी आ गई है देश के मुसलमानों की अब कि यार हमें कुछ मिलता नहीं है। अगर हिस्सेदारी मिल रही है, 100% उनके हकों की बात हो रही है, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, अब उनकी तरफ चलती है तो इनकी कांग्रेस और सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस और उनके साथियों की स्थिति यह होगी जो सांप और छछूंदर की, इनके साथ लड़ते हैं तो ये मरे, अलग लड़ते हैं तो ये मरे। अगर हमारी बात आती है, हमारे 9 में से 2 विधायक मुसलमान हैं,
25%, आगे भी हम उसी हिसाब से रखेंगे। क्या आपके टेलीविजन पे बैठ के कहेंगे कि हम आने वाले समय में मुसलमान अगर कोई बनेगा इनकी पार्टी का तो ये उनको कितने परसेंटेज टिकट देंगे, उनको क्या पद देंगे? आज का सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोग ये डिक्लेयर करेंगे? ये वोट ले लेते थे, शोषण करते थे, अब जमाने गए। अब तो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और इस देश के वारिस पठान, RSS के वो भी कहते हैं इस देश वारिस पठान इस्लाम के लोगों के। लेकिन अभी तो आपको उतने भी मुस्लिम वोट नहीं मिलते, एक सेकंड, उतने भी मुस्लिम वोट नहीं मिलते हैं जो शायद बीजेपी को मिल जाते हैं। ऐसा तो नहीं कि मतलब ऐसे ही अब्दुल्ला दीवाना हुआ चले जा रहा है। आप कहते हैं बार बार अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, तो अब्दुल आपको सरकार में भी तो नहीं लाएगा, कहीं पर नहीं बिछाएगा। अरे लाएगा, क्योंकि अब्दुल ने देख लिया कि जो कांग्रेस ने इतने वर्षों से वोट लिया। अंजना जी आपको उदाहरण दूंगा, पिछली बार तो महाराष्ट्र में जो लोकसभा का चुनाव आया 48 सीटें, इन्होंने एक को भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। ये क्या करेंगे मुसलमान को लेने, बताइए। तो मुसलमानों को हम एक विकल्प के तौर पर दिख रहे। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हमारा दलित भाई, हमारा ओबीसी, एसटी सब हमको वोट देता है महाराष्ट्र के अंदर, सबने हमको जीता है। और मैं बोल रहा हूं बिहार और महाराष्ट्र तो सिर्फ झांकी है, पूरा यूपी अभी बाकी है। पूरे यूपी का एक एक लोग हमारे साथ खड़े हुए, वो चाहते हैं डेवलपमेंट, विकास और हिस्सेदारी मिले, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मिले, क्योंकि इतने वर्षों से वोट लिया, कुछ नहीं किया अंजना जी ये लोगों ने। आज भी ये तो विकास के नाम पर वोट मिलता है, आज भी घमंड। एक लाइन में इससे बड़ा चुटकुला कुछ नहीं हो सकता है। डी में एक लाइन में इससे बड़ा चुटकुला कोई नहीं हो सकता है कि AIMIM को विकास के नाम पर वोट मिलता है। अरे बिल्कुल विकास के नाम पे वोट दिया लोगों ने। कौन से नाम पे वोट दिया? अरे हम तो कहते हैं कि एक साथ रहेंगे तो पूरे आसमान में सिर्फ हरी पतंग उड़ेगी, हमारी हरी हरी पतंग पूरे भारत के अंदर इंशाल्लाह एक दिन उड़ेगी। अंजना जी आप हम रहे ना रहे, लेकिन उड़ेगी पतंग, क्योंकि आज जो पब्लिक विश्वास ये मुमरा वाली नेता की बोली बोलने लगे, मुमरा वाले नेता की बोली बोलने लगे, जरा निकालिएगा। कल ही उन्होंने बोला, अपने दर्शकों को भी जरा सुना। अरे आप हाँ वारिस पठान, बिल्कुल हरा पतंग सब पता है क्या कर रहे हैं। हमारी पार्टी का कलर ही हरा है तो हम बोलेंगे ना हरा उड़ेगा। अगर हमारी पार्टी का कलर ब्लू होता तो बोलते ब्लू उड़ेगा। आप लोग नहीं बोलते, भगवाधार कर देंगे पूरे आसमान को, पूरे सफरनाइजेशन कर देंगे। आशुतोष जी एक चैलेंज तो है। बच्ची ने बोला कि हमारा पार्टी का कलर हरा है, एक दिन उमरा में जीतेंगे और पूरा हरा हरा होगा, तो क्या गलत बोला उसने? कलर को भी आप कम्युनल कर दोगे। भाजपा ने पूरे भारत देश को बांट दिया रंग में, भगवा हमारा, हरा तुम्हारा, गाय हमारा, बकरा ठीक है। मलुक नागर जल्दी से जवाब देना चाहते हैं, फिर मैं आशुतोष जी के पास जाऊंगी। ठीक है, रुक जाइए जल्दी से मलुक। अंजना जी मुझे एक बात बस कहनी है। जब पाकिस्तान हिंदुस्तान का युद्ध होता तो कांग्रेस ऐसी प्रश्न पूछती है जो देश के खिलाफ जाए, जो भारत के खिलाफ जाए, भारत की जनता के खिलाफ जाए, जो पाकिस्तान के फेवर में जाए। और उस समय ओवैसी बाहर जाकर के अगर ऐसी जवाब देते हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ जाए, तो कांग्रेस और सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की पार्टियां अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांकती कि मुसलमान इनको छोड़ करके दूसरी जगह क्यों भागने लगा? अंजना देखिए गठबंधन आपको दिखा ना। हाँ पूछ रही थी आप कि गठबंधन हमारा दिखा, हम बीजेपी के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं, मोदी के साथ हैं, देश की जनता के साथ हैं, पिछड़ों के साथ हैं, दलितों के साथ हैं, इस देश के लोगों के साथ हैं। पर कांग्रेस क्या कर रही है ये जरूर बता दो अखिलेश जी। आप दिख गया, बस करिए। अखिलेश जी आप बता दो आप क्या कर रहे हैं? वारिस पठान से, अपनी नाकाबिलियत को गठबंधन कह के मत छिपाओ। दिल्ली में और पंजाब में ऐसे तो आप वालों से पूछ लो कि आप क्या गठबंधन है आपका। अखिलेश जी साथ हो गया हमारे दिल्ली और पंजाब में। देखिए अंजना जी, अखिलेश जी क्षेत्रीय दल का ही नाम आशुतोष जी ने भी यूपी के कॉन्टेक्स्ट में लिया कि जहां क्षेत्रीय दल मजबूत है वहां पर ये आते हैं बिगाड़ने के लिए खेल। सच पूछिए तो कांग्रेस की हालत तो मतलब हिंदी पट्टी में आप देखिए ना क्या स्थिति है आपकी, बहुत चैलेंजिंग पोजीशन में आप हैं। और ये 18-19% भी अगर पूरी तरह से छिटक जाता है, क्षेत्रीय दल ले जाते हैं जहां आपका अलायंस नहीं हो पाता है, आपके लिए तो मतलब बुरी स्थिति है। देखिए सत्ता के लिए कांग्रेस पार्टी न समझौते करते हैं, न ईमान बेचती है, न धर्म बेचती है, न पूजा स्थल तोड़ती है, न धर्माचार्यों को अपमानित करती है। हम अपने नीतियों मुद्दों पे बात करते हैं और उन्हीं के लाइक माइंडेड पार्टियों के साथ गठबंधन करते हैं। सत्ता के लिए हम ये सब नहीं करते हैं। दूसरी बात, आपने अभी ओवैसी साहब के बारे में पूछा। देखिए जग विदित है, उसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। बहुत दिनों से सब लोग जान रहे हैं कि उनका क्या है, किसके साथ रुख है। आप ओवैसी साहब के छोटे भाई, मेरे भाई बैठे हुए हैं, आप पूछ रहे थे कि आपसे कोई हाथ क्यों नहीं मिलाता, और अभी इन्होंने मलूक भाई ने बता दिया कि उनका हाथ तो पहले दूसरे से किसी से मिला हुआ है, तो हाथ खाली है तो किससे हाथ मिलाएं? देख लीजिए गठबंधन यहीं पे दिख रहा है सामने सामने। उद्धव ठाकरे के साथ कौन था महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का हिस्सा? आप लोग थे ना।
उद्धव ठाकरे जिसने बोला कि हमने बाबरी मस्जिद को 10 मिनट में गिरा दिया, उसके बाद तो गले में हाथ डाल के घूम रहे थे, अब अलग हो गए। गाली जवाब दे रहा हूं, अब जवाब दे रहा हूं, इल्जाम हम पे, हम तो लड़ेंगे। 70 साल से आप राज किए, क्या क्या मुसलमानों के लिए, चलिए बता दीजिए मुझे। इतने बड़े प्रवक्ता है, 70 साल से मुसलमानों के लिए आपने देश में क्या किया मेरे भाई? सोशल इकोनॉमिकली मुसलमान देश का जवाब दे दो। चलो भाई, जब से हमारे साथ शिवसैनिक का कोई भी दल आया है, उसने कोई भी सांप्रदायिक बात रखी हो, उठाई हो या इस एजेंडे पे चला हो तो बता दीजिए। हम अगर किसी के साथ हैं तो हम उसको अपनी विचारधारा में पहले स्वीकार कराते हैं। अरे सुन, बीच में नहीं भाई, मेरे बीच में बता रहा हूं, अरे मेरे बीच में नहीं भाई, अरे मेरे कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ आने के बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी की तासीर बदल गई, अब वो कम्युनल बातें नहीं करते हैं, ये कह रहे हैं अखिलेश जी, वारिस जी। सुनाई नहीं दे रहा आपको? देखिए, आप लोग बिहार में भी कांग्रेस कम्युनल बातें करते हैं, वो असेंबली में खड़े रह के करते हैं। प्लीज मेरी बात अच्छा पूरा होने दीजिए अखिलेश जी, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। देखिए अंजना जी, बिहार में भी ये लोग मेरे गठबंधन में शामिल होने आए थे। हम लोग की शर्त यही रहती है कि अगर आपको हमारे गठबंधन में किसी को भी आना है तो हमारी विचारधारा को अलानिया स्वीकारना होगा, आपको हमारी नीतियों पे चलना होगा, और वो चल के और वादा करके आप कहेंगे, ऐसी बात कहेंगे क्यों, तो हम आपका वारिस पठान पूछ रहे हैं क्या नीति है आपकी? वारिस पठान पूछ रहे हैं क्या नीति है आपकी? अरे कौन सी नीति है, कौन सी विचारधारा है, बताओ मेरे को समझना है। कौन सी नीति है आपकी है, कौन सी विचारधारा आपकी है? मुसलमानों का वोट लेना, काम नहीं करना, ये नीति है आपकी? 70 साल से महमूद रहमान कमेटी का रिपोर्ट, सच्चर कमेटी का रिपोर्ट दर्शाता है भारत का मुसलमान पिछड़ा हुआ वर्ग है, सोशल इकोनॉमिक एजुकेशन में बैकवर्ड है। ये नीति है, ये नीति के लिए आपके साथ में आएंगे? अरे हिस्सेदारी की बात होगा, हिस्सेदारी इक्वल, साथ साथ में बैठो, बात करो तो लीजिए। अरे भाई टीवी पे नहीं ना बात होगी, आप मेरे ऑफिस आइए, आप दोनों लोग आइए, अध्यक्ष जी को अपने लेकर के पूछिए कि हम आपकी क्या नीति है, हम आपकी नीति स्वीकारना चाहते हैं, आइए हम आपको बताएंगे अपनी नीति। आइए चैनल पर बैठ के राहुल गांधी को बात करें, होती है, गठबंधन होता है, अध्यक्ष से बात करें। हमें नहीं बात करना है, आपको बात करना हो करिए, हमें नहीं करना है। आपसे कहे को आप हम लोग के पास आते हैं, हम लोग को नहीं बात करनी है, फिर बोलना नहीं हम चुनाव लड़ेंगे, आप आइए, आप पूछ रहे हैं चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़े, हम हार गए, उसके बाद रोना धोना नहीं करना, हम तो लड़ेंगे, ताकत के साथ लड़ेंगे, फोर्स के साथ लड़ेंगे, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लड़ेंगे, फिर बोलना नहीं। अरे लड़िए भाई, आप स्वतंत्र हैं, कौन रोक रहा, आप लड़िए। सवाल तो यही है ना कि अगर आपको ये जो अभी म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शंस हुए उसमें कुछ सीटें भी आई तो उसकी वजह अकबरुद्दीन ओवैसी क्या बता रहे थे? 15 जनवरी को रिजल्ट आ रहे हैं, ये 15 की पीछे नहीं हो रही है। जनता को समझ में नहीं आ रहा था क्या कि 15 पर इतनी तालियां क्यों बज रही थी? 15 मिनट वाला बयान। आप लोग क्या करते हैं ना वारिस जी, विकास पर आपको कितना वोट मिलता है समझ में आ रहा है। आशुतोष जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। आशुतोष जी, जिस सवाल पर मैं वापस लौटना चाहती हूँ, 28 सीटों पर जब ये लड़े, 5 पर जीते बिहार में, 9 सीटों पर AIMIM के वोटों से कम था जीत का अंतर। एग्जैक्ट डेटा आपको बता रही हूं। 8 सीटों पर महागठबंधन उसमें हार गया, 8 सीटों पर, और 8 सीटें कितना मायने रखती हैं आप समझते हैं, और 1 पर JDU की हार हुई। मुस्लिम वोट तो ये काट रहे हैं, और जहां जहां पर डिसाइसिव है, देश भर में दिखा भी देते हैं आपको कितने ऐसे जिले हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता जो है वो ज्यादा है। ये तो हमने आपको बिहार का दिखा दिया। 9 सीटों पर MIM के जो वोट थे वो जीत का अंतर, विक्ट्री मार्जिन से ज्यादा थे। 8 सीटों पर महागठबंधन हार गया तेजस्वी यादव का, और ऐसे में 1 सीट पर JDU। अब इधर देखिए, जब आप ये जो देखते हैं, जिन जिलों में 20% से ज्यादा मुस्लिम है, ये बंगाल की हम बात कर रहे हैं क्योंकि अब आने वाले चुनाव की बात हो रही है। 221 जगहों पर बीजेपी के, क्योंकि पोलराइजेशन होता है। TMC 163, कांग्रेस 76, नेशनल कॉन्फ्रेंस 42, समाजवादी पार्टी 41। जहां 35% हो जाता है, जहां वो डिसाइसिव हो सकते हैं अगर चाहे तो। 73 सीटें, माफ कीजिएगा, 73 सीटें TMC को, 64 सीटें बीजेपी को। ये देखिए, जहां 35% वो हो गए, जहां डिसाइसिव हो सकते हैं। अगर कुछ अन्य वोट भी मिल गए तो आप आराम से जीत सकते हैं, लेकिन ये 35 एक मुश्त मिल रहा है। तो TMC 73 सीटों पर जीतती है, 64 पर बीजेपी लुढ़क के आ जाती है। जहां पर 50% मुसलमान है, वहां पर बीजेपी का एकदम से जबरदस्त गिरावट। नेशनल कॉन्फ्रेंस 41, कांग्रेस 28, 26 पर TMC, बीजेपी 23 पर, और AIUDF। ये तो आने वाले इलेक्शंस के मद्देनजर हमने ये नंबर्स निकाले हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर
किसी भी पार्टी के अपने ग्राफ में एक मजबूती आ रही है, अन्य राज्यों में इन पर भरोसा हो रहा है। आपको नहीं लगता है कि क्योंकि आप ही के एक सांसद ने उसी बैठक से निकलने के बाद बोला कि किसी से हाथ मिलाने में गुरेज नहीं है, क्या दिक्कत आप लोगों को, क्या दिक्कत है वैसी के पार्टी से हाथ मिलाने में? देखिए अंजना जी, दो चीजें समझिए। अगर किसी पार्टी की ग्राफ में अगर मजबूती आ रही है तो उस पार्टी के लिए अच्छा है, लेकिन हम इस बारे में उत्तर प्रदेश की तुलना बिहार या असम या बंगाल से नहीं कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 73 सीट जीतती है 80 में से, उसके बाद 325 सीट विधानसभा में जीतती है, उसके बाद 64 सीट फिर अगली लोकसभा में जीतती है, और उसके बाद उसका ग्राफ गिरना शुरू हो जाता है। 325 से घट के 254 आती है विधानसभा में, और लोकसभा में गिर के 33 आ जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी की नहीं, समाजवादी पार्टी की मजबूती आ रही है। हमने 5 से लेकर 37 और 41 तक रास्ता तय किया है, और इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों थे, इसमें सिख और ईसाई दोनों थे। 2022 के इलेक्शन में एआईएम चुनाव लड़ी, 5.5% भी इनको वोट नहीं मिल पाया, और पूरा मुसलमान पूरा हिंदू सब मिलके हमको वोट दिए हैं। क्या आपको लगता है कि हम 2024 में सिर्फ हिंदू या मुसलमान के नाम पे आए हैं? हम विकास के नाम पे आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो नकारात्मक चीजें हैं उनके खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी है। ठीक है, अब इसी पर सुधांशु जी जवाब देंगे। सुधांशु जी, कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, आपका आउटपुट नहीं मिल रहा था, हम लोगों को आवाज भी नहीं आ रही थी। सुधांशु जी जरा जवाब दीजिए उनकी बात का। वो कह रहे हैं कि वो विकास पर ही पहले भी जनता उनको हिंदू मुस्लिम देख के नहीं चुनती है, और ऐसा नहीं कि मुस्लिम वोट के भरोसे वो वैसे से हाथ मिला लेंगे, ये वो कह रहे हैं। वो तो बार बार ये कहते हैं कि आप लोगों की टीम है, उनकी टीम कैसे बनेगी? देखिए, मुझे लगता है कि देश की जनता को की आंखों में इतनी सहजता से धूल नहीं झोंकी जा सकती। ये बताइए, ये उत्तर प्रदेश में और बिहार में अभी चुनाव हुआ, ये एमके स्टालिन को बिहार में क्यों बुलाया गया भाई? वो तो हिंदी का एक शब्द नहीं बोल सकते। पर सीएम है ना, रेवंत रेड्डी को बुलाया गया। चलिए, रेवंत रेड्डी समझ सकते हैं कांग्रेस पार्टी है, आपके भी तो सीएम सब जाते हैं प्रचार के लिए। कांग्रेस के सीएम एक बार मान सकते हैं, जिन्होंने बिहार वालों के लिए नहीं, मैंने वही तो कहा, मैंने कहा मान लिया। एमके स्टालिन को क्यों बुलाया? कौन सी ऐसी चीज है जो अखिलेश जी को और ममता बनर्जी जी को जोड़ती है? समाजवादी पार्टी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी कलकत्ता में की ना, वही एक ही फैक्टर है जिसकी वजह से पूरा इंडिया गठबंधन एक साथ आके खड़ा हुआ था लोकसभा चुनाव में। और जैसे ही विधानसभा चुनाव आए तो उसी फैक्टर की वजह से आम आदमी पार्टी दिल्ली के चुनाव में समाजवादी पार्टी को एक सीट देने लायक कांग्रेस ने नहीं समझा, तो समाजवादी पार्टी ने यूपी के बाय इलेक्शन में एक सीट देने लायक कांग्रेस को नहीं समझा। तो दोनों ने एक दूसरे को हैसियत दिखाई। बहुत साफ है कि केवल एम फैक्टर की वजह से ही ये लोग सब एक दूसरे के साथ हैं, और किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं। और ये सही बात है, ये लोग हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते, लोग केवल मुसलमान की बात करते हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों की बात सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है। ये लोग केवल एक वर्ग और सारी चीजों की बात करते हैं। और आज के समय में आप इसी पर जवाब ले लेते हैं आशुतोष जी से। आशुतोष जी, वो कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, आप लोग हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, आप लोग मुस्लिम मुस्लिम करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पहले भी आके झूठ बोल गए हैं, मुझे मौका नहीं मिला बताने के लिए। इन्होंने कहा कि लगातार मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ती चली आ रही है। अंजना जी, आपके शो में बता दें, 2011 के सेंसस में इस देश में मुसलमानों की जनसंख्या 14.2% थी, जो प्यू रिसर्च बताती है कि 2050 तक जाते जाते 18% पहुंचेगी। टोटल फर्टिलिटी रेट, जो प्रजनन दर है, वो 1992 में मुसलमानों का 4.1 था, जो 2021 में एनएफएचएस में 2.36 है, मतलब गिरावट आई है 1.76%। और हिंदुओं का 3.3 से 1.9, मतलब गिरावट आई है 1.4%। कहां गिरावट आई है? तो आंकड़ों को ढंग से प्रस्तुत कीजिए, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, कोई किसी की भैंस नहीं। काउंटर करना चाहेंगे आप सुधांशु जी? सुधांशु जी, मैं लॉटरी नहीं, इस पर एक बार, चूंकि स्पेसिफिक आरोप है। सुधांशु जी, मुस्लिम आपने जो बताया कि उनकी जनसंख्या बढ़ रही है, देखिए इस ढंग के, देखिए मैं बताना चाहता हूं, इस ढंग के तर्कों को देके बचाव करना हास्यास्पद है, क्योंकि मुस्लिम जनसंख्या सिर्फ फर्टिलिटी रेट से नहीं बढ़ती है, 3 तरीके से बढ़ती है। जनसंख्या की संख्या बढ़ना, घुसपैठ और धर्मांतरण। भाई साहब, घुसपैठ और धर्मांतरण का आंकड़ा कहां है? याद करिए, असम का धुबरी में 90% मुस्लिम हो गए, राहुल गांधी वायनाड से इसीलिए गए 60% मुस्लिम हो गए, मल्लापुरम में 70-75% मुस्लिम है। तो मैं पूछना चाहता हूं, वहां फर्टिलिटी रेट से नहीं बढ़े हैं भाई साहब। आशुतोष वर्मा जी, आप तो पढ़े लिखे समझदार हैं। धुबरी, बरपेटा, करीमगंज, मालदा, मुर्शिदाबाद, 24 परगना, ये फर्टिलिटी रेट का झांसा देने के चक्कर में मत पड़िए।
फर्टिलिटी रेट का तो बहुत सारा डाटा ही अवेलेबल नहीं रहता है। और आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने स्वीकार किया कि 2011 में 14.5% थी, जो 1947 में 9% थी। और हिंदुओं की जनसंख्या कितनी थी भाई साहब? 1947 में 85-86%, जो 2011 में कितनी हो गई आशुतोष जी? 79%। इसे कहते हैं आंखों देखी मक्खी नहीं, आंखों देखा बिच्छू निगलना। सीधे सीधे दिख रहा है। इसके बावजूद और देश के 9 राज्य हिंदू माइनॉरिटी हो गए, दर्जनों जिले हिंदू माइनॉरिटी हो गए, मगर इसके बाद भी सब कुछ ठीक है। क्योंकि कारण यह भी मैंने कहा, पुनः रिपीट कर देता हूं, एक तबके के लिए मुल्क मजहब मुल्क से बड़ा है, तो दूसरे तबके के लिए जात धर्म से बड़ी है। जवाब दीजिए। नहीं, देखिए अंजना जी, बहुत आसानी से इन्होंने बातों को घुमाया, लेकिन आंकड़ों पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। जो आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के पास आते हैं उसके विश्वास करते हैं। जिसमें किसी तरीके से मुसलमानों का भय दिखाया जाए वो खत्म होता है। हुकुम सिंह की रिपोर्ट बताइए ना बैठ के, आपके ही नेता थे भारतीय जनता पार्टी में पश्चिम में। पलायन की बहुत सारी बातें बताई इन्होंने, कन्वर्जन की बहुत सारी बातें बताई, क्या हुआ? सब धराशायी हो गई। देखिए, ये झूठ परोसना बंद कीजिए। कोई किसी की भैंस नहीं बांध रहा है। और आपने बोला कि एमके स्टालिन, ममता, समाजवादी पार्टी किससे जुड़े हैं? संविधान से जुड़े हैं। हम संविधान से चलना चाहते हैं। और इस देश की जनता ने बताया है, उत्तर प्रदेश की जनता ने बताया है कि संविधान पे जब जब आप आके उठाओगे तब तब आप पीछे जाओगे। और उत्तर प्रदेश ने आपको ऐतिहासिक हार देने जा रही है, आप तैयार रखिए। और आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ अरे ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने संतों को बांट दिया। ये किसको बांटने जा रहे हैं? इन्होंने संतों को बांट दिया। आज देख रहा हूं पूरे दिन भर में। ठीक है आशुतोष जी, सुनिए ना, सुनिए। साधु संतों पर आप मत जाइए, फिर बाद में मत कहिएगा हिंदू मुसलमान हो रहा है। यहाँ पर उस मुद्दे को अलग रखकर इसी पर चर्चा करते हैं, जिस विषय पर हम लोग वोटर्स की बात आज करने यहाँ पर आए हैं। सुधांशु जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के पार्टियों को संविधान जोड़कर रखता है। आपने कहा क्यों स्टालिन गए, क्या जोड़ता है इनको? वो कह रहे हैं संविधान जोड़ता है, मुसलमान नहीं। अरे भाई बताता हूं क्या गजब जोड़ता है। वो एमके स्टालिन जिनका मंत्री ये कहता है कि यूपी बिहार के लोग हम किसी काम को छोटा बड़ा नहीं मानते, वो कहता टॉयलेट साफ करने आए। गजब है साहब, बड़ा जोड़ने वाली बात है ना। वो एमके स्टालिन जिनका मंत्री कहता है कि भाजपा सिर्फ गोमूत्र के राज्यों में जीतेगी। और आशुतोष वर्मा जी, आप तो उस पार्टी के प्रतिनिधि हैं जो भारतीय हिंदू समाज के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसका जो गोपालक समाज माना जाता है, जिसका गो माता से सर्वाधिक नजदीकी संबंध है। और क्या 5 सेकंड के भी आप साथ रहते। खैर, मगर डेमोग्राफी पे मैं आपको फैक्ट बताना चाहता हूं। भाई साहब फैक्ट सुनिए। पश्चिम बंगाल सरकार ने 91 जातियों को ओबीसी में ऐड किया। उसमें मुसलमान कितने थे? 77 मुस्लिम जातियां। जब ओबीसी कमीशन ने पूछा कि ये 91 में 77 मुस्लिम कैसे हैं, तो जानते क्या जवाब दिया? ये कन्वर्ट होने से पहले ओबीसी थे जब हिंदू थे, इसलिए इनको कर दिया। इसके बाद आपको आंखें खोल के दिखाई नहीं पड़ रहा है? आपका सहयोगी दल की कह रही है। तो फिर अगला प्रश्न पूछा गया, इतनी भारी मात्रा में कन्वर्जन कैसे हो गया कि 77 जातियां आ गई? उसके बाद उन्होंने मौन धारण कर लिया। फिर हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी कि आपने तो एक तरीके से 95% मुसलमानों को ओबीसी बना दिया। तो ओबीसी रिजर्वेशन पर भी डाका कन्वर्जन के माध्यम से डालने का लिखित दस्तावेजी प्रमाण। और अगर मोदी जी की सरकार ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया होता तो आप डाका डाल के खा गए होते। अखिलेश अंजना जी, यहाँ गाल बजाने से कोई फायदा नहीं है। सुधांशु जी से कहिए अभी ऐलान करें कि गौ हत्या बंद होगी। जो गौ मांस खाने का ऐलान करता है इनका मंत्री केंद्रीय, उसको मंत्रिमंडल से हम कल बाहर करेंगे। जो इनका प्रदेश अध्यक्ष गौ मांस खाने की बात करता है, ये बोले हम उनको अपने पद से हटाएंगे। बोलिए कि गौ मांस के व्यापारियों से हम चंदा नहीं लेंगे, गौ मांस को राष्ट्रमाता घोषित करेंगे। बोलिए ना, बड़े भारी बनते हैं। सुधांशु जी ज्ञान बघारेंगे देश भर का। बोलिए खाली हाँ ना बोलिए, ज्ञान मत बांटिएगा भैया। नहीं आप ना बोलिए, अरे बंद करिए। कोई जरूरत नहीं है व्यक्तिगत सरकार है। बोलिए हाँ ना, मैं बोल रहा हूं मेरे भाई, सुनो। और अखिलेश प्रताप सिंह कान खोल के सुनो। अखिलेश प्रताप सिंह कान खोल के सुनो। जो अरुणाचल प्रदेश में खाया जाता वो मिथुन है, ना गाय है ना भैंस है। अभी मैं आपके लाखों दर्शकों से कहता हूं, अभी जाइए इंटरनेट पे खोलिए, मिथुन जिसका नाम है बॉस फ्रंटियर्स, इट इज नाइदर ए काउ नॉर ए बफेलो। ये कहते हैं अकल बढ़िया भैंस, इसी के लिए कहते हैं अकल बढ़िया भैंस। भाई साहब, इसीलिए आप लोगों की अकल गाय चरने चली जाती है, भैंस चरने चली जाती है, आपकी अकल घास चरने चली जाती है।
इसीलिए आप लोग ये करते हैं। और गजब है, गौ माता को काट कर केरल में सड़क पे बीफ पार्टी करने वाले लोग, अद्भुत। और जिनके नेता जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि ड्वाइट आइजनहावर यूएस प्रेसिडेंशियल आर्काइव 1956 के दौरे में, जो 1978 में डिक्लासिफाइड किया गया, उसमें फिलेट मैगन नाम के बीफ को खाने के प्रेफरेंसेस देते हैं, वो आज की आके कैसा रंग बदल के बोलने का प्रयास करते हैं भाई साहब। चलिए, वक्त इतने की इजाजत देता है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल